हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज डी ब्लॉक तत्वों के पार्ट 4 के अंतर्गत डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में भी हमने डी ब्लॉक तत्वों के उनके या संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे देखेंगे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व में एक या गुण होता है कि वह उपसहसंयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, देखेंगे संक्रमण धातुओं के आयनों में संकुल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाने की जो प्रबल प्रवृत्ति होती है वो किसमें होती है? डी ब्लॉक के तत्वों में या संक्रमण धातुओं के तत्वों में। क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहला कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणुओं या समूहों से उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए निम्न ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल संक्रमण धातु आयनों में उपलब्ध होते हैं। आप जानते हैं कि संक्रमण धातु जो होते हैं उनमें जो डी ब्लॉक होता है वह इनकम्प्लीट होता है, जितने भी हमने अभी बताया। और डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होने के कारण वह उपसहसंयोजी बंध क्या करते हैं? बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा कारण है संक्रमण धातु आयनों पर उच्च धनावेश होते हैं। जितने भी संक्रमण धातु होते हैं उन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश होता है। सभी संक्रमण धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? त्यागती हैं। ठीक है। तीसरा कारण है संक्रमण धातु आयनों की त्रिज्याएं छोटी होती हैं। इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? छोटी होती हैं। इस कारण से भी या उपसहसंयोजन यौगिक बनाने की क्या करते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। वैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयनों की संकुल यौगिकों में उपसहसंयोजन संख्याएं सामान्यतः 4 और 6 होती हैं। इनमें जो उपसहसंयोजन सामान्यतः संख्याएं होती हैं जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है K4 FeCN6। ठीक है, यदि यहाँ पर देखा जाए तो आयरन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और इसकी जो उपसंयोजन या समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6 लिगेंड। इसका मतलब इनकी समन्वय संख्या कितनी है या उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6 है। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का तत्व है वो क्या है? आयरन है, जिसमें आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों के डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? आंशिक भरे होते हैं और इनकी परमाणु त्रिज्याएं छोटी होती हैं। और इस पर हमेशा कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। वैसे आयरन पर सामान्यतः या तो +2 आवेश होगा या तो +3 आवेश होता है। ठीक है ना। तो हमेशा धनावेश और परमाणु त्रिज्या छोटी और डी ऑर्बिटल के आंशिक रूप से भरे होने के कारण जो कोऑर्डिनेशन का जो संक्रमण धातुओं के तत्व होते हैं वह संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बनाने की क्या करते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 FeCN6। ठीक है। अगली हेडिंग उत्प्रेरण गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आप जानते हैं, देखेंगे उत्प्रेरक जो गुण होता है, उत्प्रेरक होते हैं क्या? आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण करते हैं। और जो पदार्थ ऐसा नेचर शो करता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ये जो उत्प्रेरक गुण होता है, उत्प्रेरक गुण क्यों होता है? वैसे देखा जाए तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं या संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देंगे, संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी विविध प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं उनके पृष्ठ पर स्थित परमाणुओं की मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें जो उत्प्रेरक गुण होता है, उत्प्रेरक गुण होने का कारण यह है
क्योंकि इसमें जो ये तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। जैसे अभी हमने आयरन का केस लिया तो आयरन की कंडीशन में भी इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 भी होता है और क्या होता है, +3 भी होता है ना। और ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित और मुक्त संयुक्ताओं के कारण इनकी जो ये उत्प्रेरक गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन की केस में ही देखें तो यदि N2 और +3H2 संयोग करते हैं तो क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया बनता है, जहाँ पर आयरन क्या है, उत्प्रेरक है, जहाँ पर आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है ना, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो इसमें मतलब कि कहने का यह है कि जो उत्प्रेरक गुण होता है या इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित, ध्यान देंगे थोड़ा, 1 मिनट। ध्यान देंगे अब। तो इनमें हमने आपको बताया कि इनकी जो उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं यह है इनमें उपस्थित जो, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, हमने बताया कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित होने के कारण ये भी उत्प्रेरक गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और सभी संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित होती हैं और इनके पृष्ठ पर परमाणुओं की जो मुक्त संयुक्ताओं के कारण ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, N2 + 3H2 संयोग करेंगे बनेगा क्या, 2NH3। यहाँ पर आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। जैसे अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनता है, जल। तो यहाँ पर भी प्लेटिनम क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है और आयरन भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इनमें जो उत्प्रेरक का गुण होता है, उत्प्रेरक का गुण होने के लिए इसका कारण क्या है कि इनमें ऑक्सीकरण संख्याएं इनके परिवर्तित होती हैं और इनके पृष्ठ पर मुक्त संयुक्ताएं पाई जाती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण से यह है उत्प्रेरक का गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अगली हेडिंग देखेंगे, अंतराकाशी यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति। अंतराकाशी यौगिक होते हैं क्या, ध्यान दीजिए। अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बता रहे हैं। कई संक्रमण धातुएं अंतराकाशी हाइड्राइड, कार्बाइड आदि बनाती हैं। इन यौगिकों में छोटे हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु आदि संक्रमण धातुओं के जालक में वास करते हैं। संक्रमण धातुओं के अंतराकाशी हाइड्राइडों में हाइड्रोजन परमाणु बहुत छोटे होने के कारण अधिक विकृत किए बगैर धातु जालक को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इन हाइड्राइडों को किसी एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ध्यान देंगे, इनका कहने का मतलब यह है, जो अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं, कोई भी तत्व हो, डी ब्लॉक के एलिमेंट मान लेते हैं कॉपर ही है, तो ये जो तत्व होते हैं इनकी अपेक्षा जो हाइड्रोजन होता है इनकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है। और ये आयरन हुआ या कॉपर हुआ, कोई भी एक एलिमेंट होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट में संक्रमण धातुओं के, यदि इसमें हाइड्रोजन इसमें प्रवेश कर जाता है तो इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की आकृति बहुत छोटी होती है। और हाइड्रोजन की आकृति छोटी होने के कारण यह यदि डी ब्लॉक के तत्वों या संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं, उनके जालक में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और ये जो बनाते हैं उसे कहते हैं अंतराकाशी हाइड्राइड कहते हैं, है ना। हाइड्राइड या कार्बाइड, कार्बन की भी परमाणु इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी की जो हाइड्रोजन या कार्बाइड होते हैं इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं, इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। और आकार छोटा होने के कारण संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्रवेश कर जाने के कारण इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इनके जो हाइड्राइड या कार्बाइड बनाती हैं,
इनको किसी रासायनिक सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी कहते हैं अंतराकाशी हाइड्राइड बनाना, ठीक है ना। मीन्स कि हाइड्रोजन का संक्रमण तत्वों में उनके जालक में जुड़ जाने से उनकी संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये जो हाइड्राइड होते हैं इनकी परमाणु बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण इनके आकार में, इनकी आकृति में कोई विकृति नहीं होती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो जाल बन जाता है उसी जाल को क्या कहते हैं, अंतराकाशी हाइड्राइड कहते हैं। और इनको किसी सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है कि सही कई संक्रमण धातुएं अंतराकाशी हाइड्राइड, कार्बाइड आदि बनाती हैं। इन यौगिकों में छोटे हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु आदि संक्रमण धातुओं के जालक में वास करते हैं। संक्रमण धातुओं के अंतराकाशी हाइड्राइडों में हाइड्रोजन परमाणु बहुत छोटे होने के कारण अधिक विकृत किए बगैर धातु जालक को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इन हाइड्राइडों को किसी एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आइए अगली हेडिंग देखते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत मिश्र धातुएं, बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्र धातुएं। एलओई जिसे कहते हैं। मिश्र धातुएं संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। हमने बताया था कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एक नियमित क्रम से पहले तो घटती हैं, लेकिन अंत तक जाते जाते स्थिर हो जाती हैं। तो इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, है ना। संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं। देखेंगे अब इनकी जब परमाणु त्रिज्याएं समान है तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे में मिल सकते हैं, है ना। देखेंगे अतः संक्रमण धातुएं एक दूसरे के साथ कई मिश्र धातुएं बनाती हैं। जब इनकी परमाणु त्रिज्याएं समान है तो एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, समान नेचर शो करते हैं। समान परमाणु त्रिज्या की धातुएं प्रतिस्थापनी मिश्र धातुएं बनाती हैं, जिसमें एक धातु की परमाणु समान परमाणु त्रिज्या के दूसरे धातु के कुछ परमाणुओं को विस्थापित करके उनके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अति भिन्न परमाणु त्रिज्याओं के दो तत्व अंतराकाशी मिश्र धातु बनाते हैं। ध्यान देंगे, अति भिन्न परमाणु त्रिज्याओं के दो तत्व अंतराकाशी मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु बनाने का मेन कारण यह है क्योंकि जो तत्व होते हैं, जो ये तत्व मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, इनकी परमाणु त्रिज्याओं में बहुत कम अंतर होता है। लगभग सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और परमाणु त्रिज्याएं समान होने के कारण यह एक दूसरे के साथ मिश्र धातु बनाते हैं। क्योंकि परमाणु त्रिज्या समान है तो एक दूसरे से उनका नेचर कुछ समान होते हैं, इस कारण से वह एक दूसरे में आसानी से संयोग कर सकते हैं, मिश्रण बना सकते हैं, है ना। यही बताया गया क्योंकि इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं और समान होने के कारण ही संक्रमण धातु एक दूसरे के साथ मिश्र धातुएं बनाती हैं, है ना। समान परमाणु त्रिज्या की धातुएं प्रतिस्थापनी मिश्र धातु बनाती हैं, जिसमें एक धातु की परमाणु समान परमाणु त्रिज्या के दूसरे धातु के कुछ परमाणुओं को विस्थापित करके उनके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अति भिन्न परमाणु त्रिज्याओं के दो तत्व अंतराकाशी मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे पीतल के केस में देखा जाए तो पीतल भी एक मिश्र धातु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल हैं, ये कई बार कंपटीशन में भी आए हुए हैं। पीतल भी एक मिश्र धातु है जिसमें कापर का 70% होता है और जिंक का कितना होता है, 30%। यही पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होगा, कापर और जिंक का। जिसकी मात्रा अधिक होती है आप जानते हैं उसको विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जिसमें जो कापर होगा वो विलायक होगा और जो जिंक होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो पीतल भी एक मिश्र धातु है जिसमें कापर 70% और जिंक कितना होता है, 30%, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांसा। कांसा का जो निर्माण हुआ है वो कापर और टिन से हुआ है, जिसमें कापर का 88% होता है और टिन कितना होता है, 12% होता है ना। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आए भी हुए हैं कि कांसा का जो मिश्रण होता है वो कापर और टिन से बना होता है,
जिसमें कॉपर 80% होता है और टिन क्या होता है 12%। ए जो कांसा है एक प्रकार का विलयन होगा और विलयन किसका होगा कॉपर और टिन का, जिसमें कॉपर विलायक होगा और टिन क्या होगा विलेय होगा। आप जानते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा विलेय होगा। तो यहाँ पर कॉपर विलायक होगा और टिन क्या होगा विलेय होगा। और इन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है कांसा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांसा किसका मिश्रण होता है कॉपर और टिन का, ध्यान देगी, ठीक है ना। ये दोनों एग्जाम्पल मिश्र धातुएं होती हैं जो कि कॉपर और टिन दोनों ही संक्रमण तत्व हैं। और इसमें कॉपर और जिंक दोनों ही संक्रमण धातु है जिसके मिलने से किसका निर्माण होता है पीतल का, है ना। और इसमें कांसा है जिसका निर्माण कॉपर और टिन से होता है। तो ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है जिससे मिलाने से क्या बनता है कांसा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखेंगे। परसेंटेज नहीं तो मतलब इनका ये अवश्य याद रहे कि किसका मिश्रण कांसा होता है, तो कॉपर और टिन का, और पीतल कॉपर और जिंक का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको डी ब्लॉक तत्वों के या संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में आपको बताया। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त है, क्योंकि आपको यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ए मतलब कट चुका है। आपको इसके डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करना था। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण या डी ब्लॉक तत्वों के या संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण दोनों यदि पूछता है तो आप दोनों का उत्तर इस जो हमने लेक्चर आपको बताया इसके माध्यम से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। या डी ब्लॉक के संदर्भ में पूछता है तो डी ब्लॉक लिखेंगे। यदि संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संदर्भ में पूछता है तो संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संदर्भ में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर नेक्स्ट डे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।